जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से साथियों क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की क्लास अपनी बिना समय गंवाए अपन शुरू करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो उससे पहले हम कल राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और राजस्थान के सामान्य परिचय में आज हमें कुछ एक दो बिंदु बचे हुए हैं, उस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे और पुनः हम इस क्लास को आगे लेकर चलेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शुभंकर की बात करें जिलों के, तो शुभंकर में एक प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अभी 50 जिले हो चुके, लेकिन 50 जिलों के शुभंकर नहीं हैं। अभी केवल और केवल शुभंकर जो हैं वो 33 ही जिलों के हैं और 33 जिलों के अनुसार ही मैं आपको शुभंकर लिखवाने वाला हूँ। तो पहला जिले की हम बात करेंगे यहाँ पर, उस जिले का नाम हो जाएगा श्री गंगानगर। देखिए, श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है उसका नाम हो जाएगा वह है आपका चिंकारा। यानी प्रत्येक जिले को पशु पक्षी के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, तो श्री गंगानगर का जो शुभंकर माना जाता है वो माना जाता है चिंकारा। गंगानगर के बाद हम हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का याद रखिएगा कौन सा शुभंकर हो जाएगा, तो हनुमानगढ़ का है आपका छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ इनका जो शुभंकर माना जाता है वो माना जाता है छोटा किलकिला। छोटा किलकिला यहाँ का शुभंकर है। तीसरा हो जाता है, उसका नाम है आपका बीकानेर। अनूपगढ़ का अभी तक कोई शुभंकर नहीं आया है, बीकानेर। बीकानेर का जो शुभंकर माना जाता है वो माना जाता है रेत का तीतर या फिर बटबड़ पक्षी। बीकानेर का शुभंकर है रेत का तीतर, रेत का तीतर या फिर बटबड़ पक्षी, बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर या बटबड़ पक्षी हैं। चौथे नंबर पर जिला आता है, उस जिले का नाम हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर का जो शुभंकर माना जाता है वो है कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी आपके कहाँ का शुभंकर माना जाता है, तो जोधपुर का शुभंकर माना जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लास अट्टा कैसे रही है? चलिए, चौथा जिला हो जाएगा आपके सामने, उस जिले का नाम है, पांचवा जिला है वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर का शुभंकर क्या माना गया है, याद रखना गोडावन है, गोडावन पक्षी। गोडावन को क्या माना गया जैसलमेर का शुभंकर। बाड़मेर की शुभंकर कौन है, तो याद रखना बाड़मेर का शुभंकर है वो है लोमड़ी। बाड़मेर का शुभंकर माना गया है लोमड़ी को। चलेगा। बाड़मेर के बाद 7वें नंबर पर आता है वो हो जाएगा आपका पाली। पाली का माना जाता है, याद रखना है, पाली का शुभंकर क्या हो जाएगा, तेंदुआ।
पाली का सुबंगर है, याद रखना, तेंदुआ। फिर इसके बाद में 8वें नंबर पर आता है, वो आता है राजसमंद। राजसमंद का सुबंगर हो जाएगा, वो है भेड़िया। राजसमंद का सुबंगर माना जाता है भेड़िया। आगे चलते हैं, राजसमंद के बाद 90वें नंबर पर जिला है, उस जिले का नाम हो जाएगा नागौर। नागौर का सुबंगर माना गया है राजहंस। नागौर के बाद एक जिला आता है, इसका नाम हो जाएगा जालोर। जालोर का सुबंगर माना गया है भालू को। सिरोही का सुबंगर माना गया है जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे, सिरोही का सुबंगर है जंगली मुर्गे। बंसी सर का लाडला, राम राम सर। मिस्टर शेखावत केरी, राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पर जिला आता है, उस जिले का नाम हो जाएगा आपका नागौर, जालोर, सिरोही। उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर का है कब्र बिज्जू। उदयपुर का है कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। उदयपुर के बाद 13वां जिला है, इस जिले का सुबंगर हो जाएगा, वह है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का सुबंगर माना गया है चौसिंगा को। चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का सुबंगर है, याद रखिएगा। मिस्टर शेखावत, राधे राधे, ठीक है, राधे राधे स्वीकार है आपका। चलिए इसके बाद चलते हैं अपन, बांसवाड़ा का सुबंगर किसे माना गया है। बांसवाड़ा के सुबंगर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो बांसवाड़ा की हो जाएगी जलपीपी। बांसवाड़ा का सुबंगर है जलपीपी, जल पीपी। प्रतापगढ़ का सुबंगर है उड़न गिलेरी। प्रतापगढ़ का सुबंगर है, उसका नाम है उड़न गिलेरी। डूंगरपुर का सुबंगर क्या है, डूंगरपुर। डूंगरपुर का है जांगिल। डूंगरपुर का जो सुबंगर माना जाता है वो है जांगिल। 16 के बाद चलते हैं 17। 17वां नंबर पर जिला आता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का सुबंगर माना गया है मोर। भीलवाड़ा के बाद बात करते अजमेर। अजमेर का सुबंगर माना गया है खड़मोर। अजमेर का सुबंगर है खड़मोर। अजमेर के बाद आता है टोंक। टोंक का सुबंगर है हंस। 20वें नंबर पर आता है आपका झालावाड़, और झालावाड़ का सुबंगर माना गया है गांगरोनी तोता। गांगरोनी तोता। 12 का सुबंगर माना गया है मगरमच्छ। मगरमच्छ। कोटा का सुबंगर माना गया है क्लास को शेयर करें। नमस्ते सर। ट्विंकल ग्लेम, ठीक है। अच्छा ये हिना है ट्विंकल ग्लेम के नाम से। नमस्ते सर, ठीक है। आशा दीदी, चल ट्विंकल तुझे भी मैं देता हूँ ब्लू टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा का सुबंगर क्या माना गया है, जल्दी बताएं मुझे। कोटा,
नोड़ियो। कोटा का सुबंगर है उदबिलाव, उदबिलाव, कोटा का सुबंगर माना गया है उदबिलाव। 23वें नंबर पर है बूंदी। अच्छा, बूंदी का सुबंगर क्या माना गया है, कमेंट करके बताए। बूंदी, बूंदी का सुबंगर क्या है? बूंदी का सुबंगर माना गया है सुरखाब, सुरखाब। बूंदी का सुबंगर माना गया है सुरखाब। 24वें नंबर पर जिला आता है और इस जिले का नाम हो जाएगा, वह है आपका सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर का सुबंगर है बाघ। सवाईमाधोपुर का सुबंगर हो जाएगा बाघ। करौली का सुबंगर हो जाएगा घड़ियाल। भरतपुर का सुबंगर हो जाएगा साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। सत्ताईसवें नंबर पर है आपका धौलपुर। बताएं मुझे धौलपुर का सुबंगर क्या हो सकता है? रीट पात्रता परीक्षा का कई महीने से वेट कर रहा हूं, कब आएगी सर जी? ओ अभी जो क्लास ली थी 6 बजे उनमें कमेंट है मेरा, देख। पूजा बैसा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और घनिष्ठा गिरी, सर जी प्रणाम। ओके घनिष्ठा, प्रणाम स्वीकार है आपका। अशोक जी, रीट की वैकेंसी आ जाएगी। आप क्या, मैं स्वयं भी रीट की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे भी रीट की भर्ती की काफ़ी लंबे समय से प्रतिज्ञा है। मुझे भी काफ़ी लंबे समय से रीट की भर्ती की प्रतिज्ञा है और हम चाहते हैं कि रीट भर्ती आए। चले, धौलपुर का है वो है सांबर पक्षी है, धौलपुर का है सांबर पक्षी। धौलपुर के बाद अपन चलते हैं आगे, वो हो जाएगा दौसा। दौसा का जो सुबंगर माना गया वो है खरगोश। दौसा का सुबंगर माना गया है खरगोश को। जयपुर का सुबंगर माना गया है चीतल, जयपुर का है चीतल। 30 पर आता है अलवर। अलवर का सुबंगर है सारस पक्षी। 31 पर आता है चूरू। चूरू का है काला तितर, काला हिरण है, सॉरी, चूरू का है काला हिरण। 32 पर आता है आपका झुंझुनू, साहिलबाज, साहिल बाज। और लास्ट 33वां जिला है वो है आपका सीकर। बताएं मुझे सीकर का क्या सुबंगर हो सकता है? सीकर का सुबंगर है काला तितर, काला तितर। ये आपके 33 जिले और 33 ही जिलों के सुबंगर मैंने आप सभी के सामने लिख लिए हैं। चूरू काला हिरण, ठीक है, चूरू का काला हिरण है। घनिष्ठा, चूरू का काला हिरण। सर मेवाड़ की धरती से नमन, दिनेश जाट। मेवाड़ की पावन धरा से, मैं खुद भी मेवाड़ की पावन धरा से ही हूं भाई। दिनेश जी आप कहां से हो, कमेंट करके बताएं। सारस तो भरतपुर का है ना, वो साइबेरियन सारस है और ये खाली सारस पक्षी है। अब मेवाड़ की पावन धरा से प्रणाम आपका स्वीकार है, लेकिन आप मेवाड़ से कहां से हो ये बता दीजिए दादी जी। मास्टर जी सीकर से मैं हूं। ओके, सीकर से आप हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, जो भी विद्यार्थी एक बार अपनी क्लास को देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने ग्रुपों के अंदर इस क्लास को शेयर करें और सभी अभी प्रण लें कि हम जो है वो कम से कम 10-10 स्टूडेंट को जोड़ेंगे। हम कम से कम 10-10 स्टूडेंट को जोड़ेंगे, ये आप प्रण लीजिए। दिनेश जी बता रहे भिंडर, बिल्कुल भिंडर मैं अच्छी तरह से जानता हूं। भिंडर आवरी माता के पास है और आवरी माता के पास
जो नदी है उस नदी को पार करते से ही मेरा ननियाल आता है, आवरी माता का अकोला, जिसे अकोला खुर्द कहते हैं। ठीक है जी, अपना ननियाल है, वहां पर अपन वहीं पाल पोष के बड़े हुए थे, आवरी माता अकोला के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में छोटा किलकिला, ये सही है सर जी, छोटा किलकिला ही तो है, मैं यही तो बता रहा हूं। चलिए, ये तो आपका एक टॉपिक बचा हुआ था, जो टॉपिक आपका पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे, बिन्नौर कान्नौर से हूं, हाँ मुझे पता है भिंडर कान्नौर से हो, ओके। चलेगा, अब हम बात करेंगे, अपना एक नया टॉपिक है, वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज अपन परिचय हमारा समाप्त है, अब हम देखने वाले हैं भौतिक प्रदेश। वो भी किसका भौतिक प्रदेश है, तो याद रखना राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। आज अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। परिचय हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि कल मैं आपको शुभंकर लिखवाना छोड़ दिया था मैंने, इसलिए वो शुभंकर वापस लिखवाए थे मैंने। ठीक है जी, अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अलवर का सांबर है। ठीक है, अलवर का सांबर लिख दिया ना मैंने, क्या दिक्कत है। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह जी स्वागत है आपका। मैं माओजी महाराज की धरती से प्रणाम करता हूं सर जी। सर मेरा प्रणाम तो स्वीकार कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत, आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया मैंने, निश्चिंत रहिए। बस आपसे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करें, एक बार सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर करें। आज मैं कम से कम जब तक क्लास खत्म नहीं हो तब तक 30 बच्चों को लाइव देखना चाहता हूं, 30 विद्यार्थियों को मैं लाइव देखना चाहता हूं, 30 है ना। आप 30 विद्यार्थियों के साथ आज कोशिश करें। अच्छा, आप टारगेट ले लीजिए कि आज मैं 30 विद्यार्थियों को यहां तक लेके आऊंगा, तो आप अपना अपना टारगेट सेट कर लीजिए। सर मैं आऊं, आजा। चलेगा, भौतिक प्रदेश में हम चर्चा करें तो देखिए भौतिक प्रदेश होते क्या है, तो राजस्थान की जो उच्चावच स्थिति है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं पर पेड़ है तो कहीं पर रेगिस्तान है। ऐसी जो भू आकृतिक होती है, उस भू आकृतिक को क्या कहा जाता है, हम भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। गुरुदेव मैं जाऊं, घनिष्ठा कहां जा रही है तू, घनिष्ठा कहां जा रही है, पढ़ ले पहले, पढ़ ले, पढ़ने से काम चलेगा, भागने से काम नहीं चलता है। चलेगा, हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात है कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का विभाजन किया विशी मिश्रा ने। भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था, प्रदेश का जो विभाजन किया गया है वो विभाजन किया है विशी मिश्रा ने। विभाजन विशी मिश्रा ने किया है, याद रखना है किसने किया है, विशी मिश्रा, विशी मिश्रा साहब है, विशी मिश्रा ने 1968 ईस्वी में किया, ईस्वी में किया। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो सर्वप्रथम विभाजन किया है वह विशी मिश्रा ने किया है। जान गए क्या है घुंगरवाल, निष्ठा कमलेश जी, विशी मिश्रा है, विशी मिश्रा है, ठीक है। चले, विशी मिश्रा ने इनका क्या किया है, विभाजन किया है। अच्छा, विशी मिश्रा के बारे में क्या पूछा जाता है, क्या प्रश्न बनता है, कमेंट करिए कि सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया है, तो विशी मिश्रा ने किया है। कितने भागों में किया है, तो याद रखना 7 भागों में किया। इन्होंने कितने भाग बताए, तो याद रखना राजस्थान के 7 भाग बताए थे। 7 भागों में, कितने भागों में विभाजन किया था इन्होंने, तो इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन 7 भागों में किया है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। सुशांत जी राधे राधे, शेखावत जी। चलेगा, आगे बात करते हैं। दूसरी बार इनका जो करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है एस.के. सेन। देखो, दूसरी बार जो विभाजन किया है, दूसरी बार जो विभाजन किया है, दूसरी बार उनका नाम है एस.के. सेन। एस.के. सेन साहब है।
एस के सेन साहब ने कब किया है, और तीसरी बार जो विभाजन हुआ है, तीसरी बार जो विभाजन किया है, याद रखना है तीसरी बार विभाजन करने वाले रामलोचन है, रामलोचन शर्मा साहब है, रामलोचन शर्मा साहब है, रामलोचन शर्मा, इन्होंने किया है 1971 में। अच्छा, एस के सेन ने कब किया है जल्दी बताएं, एस के सेन ने कब विभाजन किया है जल्दी बताएं। चलिए, एस के सेन ने किया है 1968 के अंदर, रामलोचन, ठीक है, रामलोचन लिख दिया मैंने। चलिए आगे बात करते हैं। रामलोचन इन्होंने याद रखना 2 भाग बताएं, 2 के 4 बताएं और 4 के वापस 12 उपभाग बताएं। इन्होंने रामलोचन जी ने क्या बताए थे, इन्होंने 4 भाग बताए, 2 भाग बताए, इन्होंने क्या बताए थे, 2 भाग के इन्होंने बताए थे, वापस भाग बताए 2 के बताए थे 4 और 4 के बताए थे 12 उपभाग बताए थे, इन्होंने याद रखना है। अच्छा, इनकी रामलोचन शर्मा की एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक का क्या नाम आता है कमेंट करके बताएं। रामलोचन शर्मा की एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है कमेंट करके बताएं। इनकी एक बुक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। रामलोचन शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, याद रखना है, रामलोचन शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। रामलोचन शर्मा ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। सर जी BSTC OBC 381 मेल कॉलेज मिल जाएगी क्या? 381 मेल पर नहीं आएगा भाई साहब, आप काउंसलिंग जरूर करा लीजिएगा, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा आप, लेकिन संभावनाएं बहुत कम प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इतने कम नंबर पर कॉलेज नहीं मिलता है, इतने कम नंबर पर याद रखना है कॉलेज नहीं मिलता है। अच्छा, यहां पर ये जो पुस्तक है ना साथियों, याद रखना, ये समझ चाहूंगा मैं इसमें, ये हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है। मैंने आपको ये रामलोचन में बता दिया, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है, याद रखना है। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई बोलने में, याद रखना ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, तो यह पुस्तक हो जाएगी हरिमोहन सक्सेना है। किसकी पुस्तक है, हरिमोहन सक्सेना। इनके बाद आगे बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है एक आग का गोला थी। स्टार्टिंग में हमारी पृथ्वी क्या थी, एक है आग, ओके सर जी, हमारी पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, और जैसे जैसे ठंडी हुई तो उसका विखंडन हुआ था। और जब पृथ्वी का विखंडन हुआ है तो विखंडन 3 भागों में हुआ है। एक का नाम था पेंथालासा, एक का नाम था आपका अंगारा लैंड, और एक का नाम था तैतीस सागर। 3 भागों में हमारी पृथ्वी जो है आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होकर वो टूटी थी। और इस टूटने को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर हमारी पृथ्वी क्या थी, याद रखना, हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। हमारी जो पृथ्वी है वह पृथ्वी एक आग का गोला थी, एक आग का क्या थी, ये आग का गोला थी। प्राचीन समय में हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद इसके अंदर विखंडन हुआ है। अब ये जो है इसके अंदर एक सिद्धांत प्रयोग में लिया जाता है, और उस सिद्धांत का नाम हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, तो यहां पर एक सिद्धांत काम करता है, उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया है, याद रखना, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। किसने दिया है? यह सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्फ्रेड वेगनर। प्रतिपादक हो जाएंगे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, याद रखना है। और यह कब दिया है? तो 1911 के अंदर यह प्रतिपादक जो है वो दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। 1911 में यह 1915 है, यहां पर अल्फ्रेड वेगनर 1915, ठीक है। 1915 में इन्होंने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्या किया था? इन्होंने प्रतिपादक 12 है, पूजा भाई साहब तारीख 12। देखिए इसमें 15 आता है, वैसे कई कई गाइडों में 12 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1915 अपने को क्या है याद रखना है। 1915 में इन्होंने यहां पर अपन 12 और 15 कहीं कहीं आपको दो पुस्तकों में मिलेगा, 1912 और 1915 दोनों देखने को मिलेगा, याद रखना है। एमपी पर आ बात करनी है, स्टडी बॉय कह रहा है एमपी पे आ बात करनी है। 1912 अल्फ्रेड वेगनर है, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में आना है। चलिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए महाद्वीपीय सिद्धांत जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन 12 से 15 ईस्वी के मध्य हुआ है, और करने वाले कौन थे? तो याद रखना अल्फ्रेड वेगनर है। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब इसके अनुसार होता क्या है कि हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी प्राचीन समय में क्या थी? याद रखना एक आग का गोला थी। यह हमारी क्या है? पृथ्वी है, और यह प्राचीन समय में क्या थी? याद रखना आग का गोला थी। देखिए ये हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। याद रखना है विशेष की ये क्या थी? आग का गोला, बिल्कुल लाल थी ये। कुछ समय बाद इसमें से बीच में से इसका विखंडन हुआ है। बीच में से इस पृथ्वी का क्या हुआ है? विखंडन हुआ है, और यहां पर एक भाग बना है। ये भाग आपका कहलाता है, बीच वाला भाग 33 सागर है, और यहां पर ये दो भागों में विभक्त हुई, 1, 2 और एक बीच वाला भाग है। यानी हमारी पृथ्वी 3 भागों में विभाजित हुई है। मध्य प्रदेश, ठीक है स्टडी बॉय, क्या सर? चलिए यहां पर 3 भागों में विभाजित हुई है। पहला हम जिस भाग को देखते हैं वो भाग है, याद रखना अंगारा लैंड है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग कौन सा है? तो ये भाग कहलाता है आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड है। दूसरा भाग हो जाएगा वो है आपका गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। और तीसरा जो भाग बना है, इस बीच वाले भाग को कहते हैं हम 33 सागर। इस वाले भाग को हम कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 33 सागर। ये वाला भाग आपका हो जाएगा 33 सागर। चलिए क्या हो जाएगा? ये 33 सागर है, याद रखना है 33 सागर। अब यहां पर हमें यह बात पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 2 भाग टूटे हैं हमारी पृथ्वी, और ये 3 भागों में विभाजित हुई है। पहला भाग ऊपर अंगारा लैंड, दूसरा भाग है गोंडवाना लैंड, और तीसरा भाग था हमारा 33 सागर। अब जब ये प्लेटें आपस में टकराई थी, उस समय हमारी पृथ्वी जो है वो याद रखना है कितने भागों में टूटी है? 3 भागों में टूटी है। और 3 भागों में टूटी है, तो पहला भाग था वो अंगारा लैंड था, दूसरा भाग है गोंडवाना लैंड, और तीसरा भाग है 33 सागर। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में ये जो उपजाऊ मिट्टी थी वो आकर जमा हो गई थी, इसीलिए ये वाला भाग थोड़ा सा उपजाऊ भाग था। यहाँ पर वनस्पतियां वगैरह उग आई थी,
इसलिए ये जो 33 सागर है ये बड़ा उस समय हरा भरा रहा करता था। लेकिन कुछ समय बाद यहां पर मरुस्थल का विस्तार हुआ और मरुस्थल यहां पर अपनी मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए वो जो वनस्पति वगैरह थी वो क्या हो जाती है, आगे चलकर घट जाती है। बात करनी है, क्या बात करनी है? पांव लागू गुरुजी, डिंपल खुश रहो आप। चलिए अब हम बात करने वाले इसके अंदर कि अंगारा लैंड का विघटन हुआ वो किस समय में हुआ। तो याद रखना अंगारा लैंड का जो विघटन हुआ है वो अंतिम ट्राइसिक युग में हुआ है। अंगारा लैंड का जो विघटन हुआ है ये विघटन किस युग में हुआ है? तो याद रखना विघटन हुआ है ये हुआ है अंतिम ट्रेसिक युग में हुआ है। अंतिम ट्रेसिक युग माना जाता है जिसमें क्या हुआ है, इसका विघटन हुआ है, याद रखना है। अंतिम ट्राइसिक युग, अंतिम ट्राइसिक युग में आपके किसका विघटन हुआ है? तो ये हुआ है अंगारा लैंड का। अच्छा, गोंडवाना लैंड का जो विघटन हुआ है वो विघटन कब हुआ है, किस युग में हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इनके कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने से पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है। अच्छा, यहां पर गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ है वो हुआ है जुरेसिक युग में। इनका विघटन हुआ है, याद रखना, जुरेसिक युग। कौन सा युग हो जाएगा? जुरेसिक युग है, जुरेसिक युग। और अंगारा लैंड का विघटन हुआ है वो हुआ है ट्राइसिक युग में। इनके बाद हम आगे चर्चा करें कि सर अंगारा लैंड से किन देशों का निर्माण हुआ है, इनसे कौन कौन से देश बने हैं और यहां पर कौन कौन से देश बने हैं, ये आपको याद रखना है कि अंगारा लैंड से विघटन होने के बाद कौन से देश बने हैं और गोंडवाना लैंड से कौन से देश बने हैं। भाई और सिस्टर क्लास को शेयर और लाइक करें, ठीक है। डिंपल, इनको बातें करने से ही फुर्सत नहीं है तो क्या लाइक और शेयर करेंगे? बातें करने से ही फुर्सत नहीं है इनको। देखो यहां पर बना है, देश बना है, पहला है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये आपके अंगारा लैंड से बना है, विघटन के बाद अंगारा लैंड से बना है। यहां पर दूसरा देश बना है उसका नाम है यूरोप। तीसरा देश बना है उसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक है। चौथा देश बना है, चार देश लिखेंगे अपन कौन कौन से भाग बटे हैं इनके। एक देश का नाम आ जाएगा वो है उत्तरी एशिया, यहां पर एक देश हो जाएगा उसका नाम है उत्तरी एशिया। यानी आपके अंगारा लैंड से इन देशों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, या विघटन से जो देश बने हैं वो विघटन से देश बने हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, आर्कटिक और उत्तरी एशिया है। यहां पर हम बात करें कि सर यहां पर कौन बना है, तो दक्षिणी एशिया बना है, दक्षिणी अमेरिका। कौन बना है? दक्षिणी अमेरिका पहला देश था। दूसरा देश बनता है वो बनता है आपका दक्षिणी एशिया। कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिणी एशिया। अंगारा गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखना। दक्षिणी एशिया किसका भाग आ जाएगा? ये आपके अंगारा लैंड का भाग है। इनके बाद में वहां आर्कटिक हुआ है तो यहां पर अंटार्कटिक महासागर है, यहां पर हो जाएगा अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा यहां पर। एमपी, उत्तरी अफ्रीका। चलिए यहां पर देखिए अपन उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अफ्रीका भी बनता है, अफ्रीका के बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी बनता है, जिसको अपन ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक देश और बनता है, उस देश का नाम हो जाएगा वो है अंटार्कटिका। कौन सा देश हो जाएगा? याद रखना है, वो हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये प्रमुख देश किससे बने हैं? तो ये आपके गोंडवाना लैंड से बने हैं, और 4 देश वो बने हैं आपके अंगारा लैंड से बने हैं, याद रखना है। चलिए इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो है, ये तो हमारा एक है पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन क्या कहलाया? ये परिवर्तन कहलाया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब होता है कि
महाद्वीपों के अंदर जो प्लेटें थी वो प्लेटें आपस में टकराई और टकराने से हमारी पृथ्वी के अंदर विघटन हुआ और विघटन से हमारी पृथ्वी 3 भागों में विभक्त हुई। एक भाग था अंगारा लैंड, एक भाग था 33 सागर और दूसरा भाग था हमारा गोंडवाना लैंड। ये 3 भागों में विभक्त हुई है। तो याद रखना ये जो 33 सागर है ये पहले हरा भरा भाग हुआ करता था, उपजाऊ और हरा भरा भाग हुआ करता था, उपजाऊ में याद रखना हरा भरा भाग था, हरा भरा भाग था। लेकिन वर्तमान में यहां पर क्या आ गया है, यहां पर वर्तमान में मरुस्थल आने की वजह से ये हरा हरा भाग जो था वो नष्ट होने लगा है। एमआर भाई बातें मत करो, ब्लॉक कर देंगे इनको, बातें करेंगे तो, ज्यादा बातें करेंगे तो ब्लॉक कर देंगे इनको। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि सर राजस्थान में और हमें इस भौतिक प्रदेश में आगे क्या देखने को मिलता है। तो भौतिक प्रदेश में हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान में जो वाकई में भौतिक प्रदेशों का जो वाकई में सही विभाजन किया गया है, वो किसके द्वारा सही विभाजन किया गया है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अच्छा, आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर नहीं करते हो, मजा नहीं आता है। देखो ये ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में थोड़ा मैटर थोड़े अपके होते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है तो आसान होता है। कभी कभी हम ही इनके अंदर उलझ जाते हैं क्योंकि ये मैटर थोड़ा उलझा हुआ मैटर है ज्योग्राफी का। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें काफी समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए, अन्यथा वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो चीजें मैं आपको यहां से बता रहा हूं क्लियरली उन चीजों को आपके माइंड में बिठाना है और उनको समझने का पूरा प्रयास करना कि मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूं आपको। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वो टॉपिक आपकी क्लियर नहीं होगा, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को प्रादेशिक शब्दावली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान के 3 भाग है। प्रादेशिक शब्दावली के आधार पर, शब्दावली के आधार पर राजस्थान के 3 भाग है। आधार पर 3 भाग है। कितने भाग है? 3 है। पहला भाग है उसका नाम है मरु, दूसरा है मेरु और तीसरा है आपका, देखो पहला भाग हो जाएगा मरु, मरु किसे कहते हैं, दूसरा है मेरु, मेरु किसे कहते हैं, और तीसरा है आपका हो जाएगा वो है आपका माल। कौन सा हो जाएगा? माल है। देखो मरु किसे कहते हैं तो याद रखना मरुस्थलीय भाग को क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। मरुस्थलीय भाग क्या कहलाता है? मरु कहलाता है। मेरु किसे कहते हैं तो याद रखना ये अरावली को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरावली को मेरु कहते हैं। माल किसे कहते हैं तो उपजाऊ जो मैदान है उसे माल कहते हैं। उपजाऊ मैदान जो होता है उसे माल कहते हैं। उपजाऊ मैदान। पूजा वैसा माल है, ठीक है, माल तीनों हो गए। चलिए आगे हम बात करेंगे राजस्थान को जो वाकई में मूल रूप से जो बांटा गया है ऊंचावच के आधार पर, वो सटीक इनका जो है वो डिवाइडेशन है, सटीक इनका विभाजन है, वो राजस्थान को ऊंचावच के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखिए राजस्थान का ऊंचावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का ऊंचावच के आधार पर विभाजन, भौतिक प्रदेशों का ऊंचावच के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन। और ये विभाजन किया है हरिमोहन सक्सेना ने। विभाजन करता कौन है ऊंचावच के आधार पर? तो याद रखना ये हरिमोहन सक्सेना ने बताया है। किसने बताया है? हरिमोहन सक्सेना साहब ने बताया है। हरिमोहन सक्सेना साहब ने बताया है कि ये जो 4 भाग बताए इन्होंने, कितने भाग बताए विभाजन? इन्होंने 4 भाग बताए थे कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो ऊंचावच के आधार पर 4 प्रकार का है। अब वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिएगा।
पहला भाग पड़ता है वो भाग हो जाएगा आपका, वो हो जाता है पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा भाग हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल। पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा भाग हो जाएगा वो है आपकी अरावली। तीसरा भाग हो जाएगा वो है आपका पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा भाग हो जाएगा वो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी ये चार ऊंचावच के आधार पर हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। ऊंचावच के आधार पर हमारे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में चार भागों में बांटा गया है। हरिमोहन सक्सेना, ठीक है, पूजा बैसा हरिमोहन सक्सेना ने बांटा है, ठीक है। बारिश हो नहीं रही है और गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, खतरनाक गर्मी है। चलिए अब हम बात करेंगे इन चारों भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति, इनका एक डायग्राम बनाएंगे बहुत शानदार तरीके का, और फिर बात करेंगे कि भौगोलिक नाम, उत्पत्ति, क्षेत्र और जनसंख्या। देखिएगा ये चारों को मैं यहां पर बनाने वाला हूं। भौगोलिक नाम, भौगोलिक नाम, फिर इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो उत्पत्ति कहां से हुई, इनके बाद में जनसंख्या कितनी रहती है, और इनके बाद में हो जाएगा क्षेत्रफल कितना है। चार भाग से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक डायग्राम बनेगा बहुत शानदार। देखिए पहला भाग की बात करें, दूसरे भाग की बात करें, तीसरे भाग की बात करें और चौथा भाग है। पहला भाग हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा भाग है? पश्चिमी मरुस्थल पहला भाग है, याद रखना है, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा भाग हो जाएगा वो है अरावली। सर जी मेरे बीएसटीसी में 345 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी से कॉलेज मिल जाएगी क्या सवाई माधोपुर में? 345 पर डिम्पल नहीं मिलेगी, डिम्पल 345 पर नहीं मिलेगी। फालतू में आप क्या बोले काउंसलिंग करवाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चले दूसरा है, उसका नाम है अरावली। कौन हो जाएगी? अरावली। तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग या मैदानी प्रदेश कहते हैं। और चौथा है, उसका नाम है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। चलिए अब बात करते हैं यहां पर, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है किससे उत्पन्न हुआ? तो याद रखना ये 33 सागर का अवशेष है। उत्पत्ति कहां से हुई? तो 33 सागर से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आगे बात करते हैं सर यहां पर जनसंख्या कितनी रहती है? तो यहां पर जनसंख्या 40% रहती है। फिर यहां पर बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 61.11%। क्षेत्रफल है 61.11%। कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल पर केवल और केवल 40% जनसंख्या रहती है, वो भी कहां पर? तो पश्चिमी मरुस्थल में, जिससे हम राजस्थान का थार का मरुस्थल कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? राजस्थान का थार का मरुस्थल कहते हैं अपन इसे। निकिता जी कह रहे हैं नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं दीदी। हाँ डिम्पल, वैसे ही तेरे तो जॉब है, सरकारी जॉब कर रही है, क्या टेंशन है? तू तो वैसे ही गवर्नमेंट की नौकर है, तो तेरे क्या टेंशन है, चिंता मत कर। चलिए यहां पर आगे अरावली की बात करते हैं। अरावली किससे उत्पत्ति हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। फिर बात करते हैं अरावली के अंदर जनसंख्या कितनी रहती है? तो अरावली के अंदर 9% जनसंख्या रहती है। और यहां का क्षेत्रफल कितना है? तो यहां का क्षेत्रफल है
वो है 10%। 10% में 9% क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। 9% जनसंख्या 10% क्षेत्रफल में रहती है। इनके बाद में वापस 33 सागर का अवशेष है, वो हो जाएगा आपका पूर्वी मैदानी भाग। और यहां का जनसंख्या कितनी है? तो यहां पर जनसंख्या है 39%। 39% जनसंख्या निवास करती है। यहां का क्षेत्रफल कितना है? तो 23.3% है। 23.3% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या रहती है। हाड़ौती का पठार किसका भाग है? तो याद रखना ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। यहां पर क्षेत्रफल कितना है? तो यहां की जनसंख्या हो जाएगी 11% और यहां पर क्षेत्रफल कितना है? तो 6.87% क्षेत्रफल है। 6.87% है। डिंपल किस जॉब में है तू? डिंपल बाबू है, कोर्ट के अंदर बाबू है, मुझसे पूछिए आप, कोर्ट में बाबू है। ये कोर्ट में बाबू है ना? ये किसी की बाबू सोना नहीं है, ये कोर्ट की बाबू सोना है ना? कोर्ट की बाबू सोना है। 6.89% है। 6.89 भी आता है, कोई इश्यू नहीं है। 6.89% भी आता है, 6.87% भी आता है, कोई इश्यू नहीं है। डोंट वरी, निश्चिंत रहिए। चलिए अब अपन एक एक को उठाएंगे और यहां से एक एक भौतिक प्रदेश को हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक भौतिक प्रदेश को हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये भौतिक प्रदेश को अपन याद रखना, कल से यहां से शुरू करेंगे। पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अपन, आज तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कल पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का प्रथम भौतिक प्रदेश अपन कल पढ़ेंगे, पश्चिमी मरुस्थल। इनके बारे में अपनी क्लास जो होगी वो कल होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। देखो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अगर आपने समझदारी दिखाई तो वो आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई तो ज्योग्राफी में वो कुछ भी याद नहीं होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूं। तो आपको पढ़ना है तो ध्यानपूर्वक पढ़े, समझदारी से पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन कल 5 बजे। और कोशिश रही तो कल मैं आप सभी को सोच रहा हूं कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास शुरू कर दी जाए। भारतीय राजनीतिक, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, और ये क्लास आपको देखने को मिलेगी शाम को 4 बजे। कितनी बजे देखने को मिलेगी? शाम को 4 बजे मेरे द्वारा ही आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाई जाएगी। मैं ही आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। गौरी शंकर गुज्जर सर जी नमस्कार। गौरी शंकर जी नमस्कार। सभी लाइक और शेयर करें, करके जाएं। चले, आशा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे बच्चे हैं वैसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।